महक एना लोक काना। हिस्सा अल। जापान के एक दूर उफ्तादा बर्फ से ढके हुए पहाड़ी सिलसिले में, जहां कदीम देवदार के दरख्त सदियों से खामोशी से खड़े थे, योकियो नामी एक मामूली लकड़हारा अपनी सादा जिंदगी बसर करता था। इसका छोटा सा झोपड़ा जो जंगल के किनारे पर वाक़ था, इसकी दुनिया का मरकज था। दिन भर वो सख्त मेहनत करता, बर्फीले जंगल में दरख्त काटता और अपनी रोजी कमाता। इसकी जिंदगी तन्हा थी, दोस्तों और खानदान से दूर, लेकिन योकियो ने कभी शिकायत नहीं की। इसे जंगल की खामोशी और फितरत की खूबसूरती में सुकून मिलता था। एक सर्द शाम, जब आसमान गहरे सरमई बादलों से ढका हुआ था और बर्फ की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी, योकियो अपनी रोजमर्रा की मशक्कत के बाद घर लौट रहा था। अचानक इसकी नजर बर्फ में पड़ी एक बेहिस्साव हरकत चीज पर पड़ी। करीब जाने पर उसने देखा कि ये एक कॉनज थी, जिसके पर खून से आलूदा थे और वो सर्दी से बुरी तरह कांप रही थी। इसकी लंबी गर्दन बेजान सी लटक रही थी और इसकी सियाह आंखें दर्द और खौफ से भरी हुई थीं। योकियो का दिल रहम से भर गया। इसने कभी किसी जानवर को इतनी तकलीफ में नहीं देखा था। बगैर किसी हिचकिचाहट के योकियो ने एहतियात से कॉनज को उठाया। इसका जिस्म हल्का और नाजुक था, गोया जिंदगी की रमक बमुश्किल बाकी थी। योकियो उसे अपने गर्म कोट में लपेटकर अपने झोंपड़े की तरफ चल पड़ा। इसके छोटे से घर में आग जल रही थी, जो सर्दी से कुछ राहत दे रही थी। इसने कॉनज को चूल्हे के करीब एक नरम जगह पर लटाया और इसके जख्मों का मुआयना करने लगा। एक पर बुरी तरह टूट गया था और कई जगहों पर खून जम गया था। योकियो ने गर्म पानी से इसके जख्मों को आहिस्ता आहिस्ता साफ किया और फिर अपनी मामूली दवाइयों में से एक मरहम लगा दिया। इसने अपनी कंबल का एक हिस्सा कॉनज के ऊपर ओढ़ दिया ताकि वो गर्म रहे। कई दिन तक योकियो ने बड़ी तवज्जो और मोहब्बत से कॉनज की देखभाल की। वो उसे रोजाना थोड़ा थोड़ा पानी और खाना देता, इसके परों को साफ करता और इसके पास खामोशी से बैठा रहता। वो इससे नरमी से बातें करता, गोया वो इसकी तकलीफ को समझ सकती हो। आहिस्ता आहिस्ता कॉनज की हालत बेहतर होने लगी। इसके परों की ताकत लौट आई और वो अब कुछ हरकत करने के काबिल हो गई थी। योकियो को इसकी सेहत याबी पर दिली खुशी हुई। एक सुबह जब योकियो बेदार हुआ तो उसे एक गैर मामूली मंजर देखने को मिला। कॉनज वहाँ नहीं थी, लेकिन इसकी जगह एक निहायत ही हसीन व जमील औरत अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। इसकी आंखें चमक रही थीं और इसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी। वो धीमी आवाज में बोली, योकियो, मैं वही कॉनज हूँ जिसे तुमने बचाया था। तुम्हारी मेहरबानी ने मुझे इंसानी रूप में बदल दिया है। मेरा नाम तसुरू है। योकियो इस अचानक तब्दीली पर हैरान रह गया, लेकिन इस औरत की दिलकश आंखों और पुरसुकून अंदाज ने उसके दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा कर दी। तसुरू ने योकियो से दरखास्त की कि वो उसे अपनी बीवी के तौर पर कबूल कर ले। योकियो, जो पहले ही इसकी खूबसूरती और एहसानमंदी से मुतासिर था, फौरन राजी हो गया। इनकी जिंदगी खुशगवार अंदाज में गुजरने लगी। तसुरू एक खामोश और मोहब्बत करने वाली बीवी साबित हुई, जिसने योकियो के तन्हा घर को खुशियों से भर दिया। अगर आपको ये कहानी का हिस्सा पसंद आया तो बराह करम लाइक करें। हिस्सा 2। तसुरू में एक गैर मामूली हुनर था। वो निहायत ही नफीस और खूबसूरत कपड़ा बनती थी, जिसकी मिसाल आसपास के इलाकों में भी नहीं मिलती थी। इस कपड़ों की मांग बहुत ज्यादा थी और योकियो उसे बाजार में बेचकर अच्छी खासी रकम कमा लेता था। उनकी माली हालत दिन बदन बेहतर होती गई और उनका छोटा सा झोपड़ा अब एक कुशादा घर में तब्दील हो गया। तसुरू कपड़ा बनाते वक्त एक छोटे से कमरे में बंद हो जाती थी और योकियो से सख्ती से मना करती थी कि वो कभी भी उसे इस हालत में न देखे। वो कहती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो उनकी खुशियां खत्म हो जाएंगी। योकियो अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था और इसकी इस अजीब व गरीब दरखास्त का एहतराम करता था। कई साल गुजर गए और योकियो ने कभी भी तसुरू के काम में मदाखलत नहीं की, लेकिन जैसे जैसे उनकी खुशहाली बढ़ती गई, योकियो के दिल में एक वसवसा पैदा होने लगा। वो सोचने लगा कि आखिर तसुरू किस तरह इतना कीमती कपड़ा बनाती है।
क्या इसके पास कोई जादुई ताकत है? क्या वो वाकई एक कॉनज थी? ये सवालात इसके जहन में घूमते रहते और इसकी बेचैनी बढ़ती जाती। आसपास के लोग भी तसूरू के हुनर के बारे में मुख्तलिफ कियास आराय करते थे। कुछ कहते थे कि वो किसी पोशीदा खजाने से कपड़ा बनाती है, तो कुछ उसे किसी पुरस्कार कुव्वत का मालिक समझते थे। ये अफवाहें यौकियों के तजस्सुस को और भी हवा देती थी। एक रात जब तसूरू कपड़ा बनाने के लिए कमरे में गई तो यौकियो अपने तजस्सुस पर काबू न रख सका। इसने सोचा कि सिर्फ एक नजर देखने में क्या हरज है। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजे में एक छोटी सी दर्ज थी जिसमें से वो अंदर झांक सकता था। इसने अपनी आंखें दर्ज के करीब की और अंदर का मंजर देखकर इसके पैरों तले जमीन निकल गई। इस हिस्से के बारे में अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट करें। हिस्सा 100। कमरे के अंदर तसूरू एक कुर्सी पर बैठी हुई थी, लेकिन इसकी शक्ल अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके जिस्म पर सफेद पर उग आए थे और इसकी उंगलियां लंबी और नोकीली चोंच की तरह दिखाई दे रही थीं। वो अपनी ही जिस्म से एक एक पर नोच रही थी और इससे निहायत ही बारीक और चमकदार धागे बन रहे थे। ये वही धागे थे जिनसे वो इतना खूबसूरत कपड़ा बनाती थी। यौकियो इस मंजर को देखकर खौफ और हैरत से पत्थर बन गया। इसकी समझ में आ गया कि तसूरू की कपड़ा बनाने की शर्त का क्या मतलब था। वो अपनी असली हालत में वापस आकर अपने ही वजूद को कुर्बान करके उनके लिए रिज़्क का बंदोबस्त करती थी। यौकियो को अपनी बेसब्री और वादा खिलाफी पर शदीद नदामत हुई। इसे एहसास हुआ कि इसने महज अपने तजस्सुस की खातिर अपनी बीवी के एतमाद को ठेस पहुंचाई और इसकी कुर्बानी को नजरअंदाज किया। जब तसूरू ने काम खत्म किया और दरवाजा खोला तो उसने यौकियो को वहां खड़ा देख लिया। इसकी आंखों में गहरा दिख और मायूसी छाई हुई थी। वो समझ गई थी कि यौकियो ने उसकी बात नहीं मानी और इसकी पोशीदा हकीकत को जान लिया है। तसूरू ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, यौकियो, मैं जानती थी कि एक दिन तुम जरूर मेरी बात की खिलाफ वर्जी करोगे। मैं एक कॉनज हूँ और मैंने सिर्फ तुम्हारी मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए इंसानी रूप धारा था। अब जबकि तुमने मेरी असलियत देख ली है, मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकती। उसकी आवाज में दर्द और मोहब्बत दोनों का एहसास था। यौकियो ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तसूरू ने आहिस्ता से अपना हाथ खींच लिया। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हिस्सा 4। यौकियो ने गिड़गिड़ा कर तसूरू से माफी मांगी। उसने अपनी गलती का इतराफ किया और वादा किया कि वो आइंदा कभी भी इसकी नाफरमानी नहीं करेगा। लेकिन तसूरू का दिल टूट चुका था। इसने यौकियो की तरफ अफसुर्दगी से देखा और कहा, तुम्हारा तजस्सुस हमारी खुशियों का दुश्मन बन गया। एतमाद एक नाजुक रिश्ता होता है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा जड़ नहीं पाता। मैं अब अपनी असली दुनिया में वापस जा रही हूँ। इसकी आंखों से आंसू टपक पड़े जो बर्फ की तरह सफेद थे। यौकियो बेबसी से खड़ा उसे देखता रहा। तसूरू ने एक आखिरी बार उसकी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा और फिर उसके जिस्म से पर निकलने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता एक शानदार कॉनज में तब्दील हो गई, जिसके पर बर्फ की तरह सफेद और चमकदार थे। यौकियो दम बखुद इस तब्दीली को देखता रहा। इसके दिल में गम और पछतावा का एक तूफान बरपा था। जब कॉनज पूरी तरह से अपनी असली हालत में आ गई तो उसने एक उदास चीख मारी और फिर अपने बड़े बड़े परों को फैलाकर आसमान की तरफ अरान भर गई। यौकियो हसरत भरी निगाहों से उसे दूर होते हुए देखता रहा, यहाँ तक कि वो आसमान की वसतों में गुम हो गई। इसका घर एक बार फिर सोना और वीरान हो गया था, लेकिन अब इस तन्हाई में उसे अपनी गलती का शदीद एहसास था। वो समझ गया था कि इसने महज अपने बेजा तजस्सुस की वजह से अपनी बीवी और अपनी खुशियों को खो दिया है। इस दिन के बाद यौकियो एक खामोश और अफसुर्दा इंसान बन गया। इसने कभी दोबारा शादी नहीं की और अपनी बाकी जिंदगी इस पछतावे में गुजारी कि काश उसने अपनी बीवी के एतमाद का एहतराम किया होता। मजीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। हिस्सा 5। यौकियो ने तसूरू की याद को अपने दिल में हमेशा जिंदा रखा। वो हर साल इस सर्द शाम को इस जगह पर जाता जहां उसने पहली बार जख्मी कॉनज को पाया था।
वो वहाँ खामोशी से बैठा रहता और आसमान को दोबारा लिख सकता हूँ। हिस्सा 4 योकियो ने गिड़गिड़ा कर तसूरू से माफी मांगी। उसने अपनी गलती का इतराफ किया और वादा किया कि वो आइंदा कभी भी इसकी नाफरमानी नहीं करेगा। लेकिन तसूरू का दिल टूट चुका था। इसने योकियो की तरफ अफसुर्दगी से देखा और कहा, तुम्हारा तजस्सुस हमारी खुशियों का दुश्मन बन गया। एतमाद एक नाजुक रिश्ता होता है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा जड़ नहीं पाता। मैं अब अपनी असली दुनिया में वापस जा रही हूँ। इसकी आंखों से आंसू टपक पड़े जो बर्फ की तरह सफेद थे। योकियो बेबसी से खड़ा उसे देखता रहा। तसूरू ने एक आखिरी बार उसकी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा और फिर उसके जिस्म से पर निकलने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता एक शानदार कॉलेज में तब्दील हो गई, जिसके पर बर्फ की तरह सफेद और चमकदार थे। योकियो दम बखुद इस तब्दीली को देखता रहा। इसके दिल में गम और पछतावा का एक तूफान बरपा था। जब कॉलेज पूरी तरह से अपनी असली हालत में आ गई तो उसने एक उदास चीख मारी और फिर अपने बड़े बड़े परों को फैलाकर आसमान की तरफ अरान भर गई। योकियो हसरत भरी निगाहों से उसे दूर होते हुए देखता रहा, यहाँ तक कि वो आसमान की वसतों में गुम हो गई। इसका घर एक बार फिर सोना और वीरान हो गया था, लेकिन अब इस तन्हाई में उसे अपनी गलती का शदीद एहसास था। वो समझ गया था कि इसने महज अपने बेजा तजस्सुस की वजह से अपनी बीवी और अपनी खुशियों को खो दिया है। इस दिन के बाद योकियो एक खामोश और अफसुर्दा इंसान बन गया। इसने कभी दोबारा शादी नहीं की और अपनी बाकी जिंदगी इस पछतावे में गुजारी कि काश उसने अपनी बीवी के एतमाद का एहतराम किया होता। हिस्सा 5 योकियो ने तसूरू की याद को अपने दिल में हमेशा जिंदा रखा। वो हर साल इस सर्द शाम को इस जगह पर जाता जहां उसने पहली बार जख्मी कॉलेज को पाया था। वो वहां खामोशी से बैठा रहता और आसमान की तरफ देखता रहता। शायद उसे एक बार फिर अपनी प्यारी तसूरू की एक झलक दिखाई दे जाए। वक्त गुजरता गया और योकियो बूढ़ा हो गया। इसके बाल बर्फ की तरह सफेद हो गए और उसके चेहरे पर झरियां पड़ गई। लेकिन इसके दिल का जख्म कभी नहीं भरा। आसपास के लोगों ने इस कहानी को नस्ल दर नस्ल सुनाया। करेन वाइफ की दास्तान एक अबरत आमोज कहानी बन गई, जो लोगों को एतमाद की अहमियत और वादों के एहतराम की याद दिलाती थी। ये कहानी इस बात की भी निशानदही करती थी कि बाज औकात कुछ राज होते हैं जिन्हें राज ही रहने देना बेहतर होता है, खास तौर पर जब वो किसी रिश्ते की बुनियादों से जुड़े हों। योकियो की तन्हाई और पछतावा इस बात का सबूत थे कि तजस्सुस और बेसब्री किस तरह एक खूबसूरत रिश्ते को तबाह कर सकती है। बर्फपोश पहाड़ों और खामोश जंगलात में करेन वाइफ की उदास और पुरस्कार कहानी आज भी सुनाई जाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो मोहब्बत, कुर्बानी, एतमाद और इसके टूटने के अलमनाक नताइज को बयान करती है। ये एक जापानी लोक कहानी है जो दिलों को छू जाती है और हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत और खुशी का इन्हिसार बाहमी एहतराम और भरोसे पर होता है, और बाज औकात कुछ चीजों को न जानना ही सबसे बड़ी दानाई होती है।